नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पीएससी संकल्प पर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। जुड़ चुका हूं आपके साथ एक ऐसे न्यूज को लेकर जो कि आ रही है उत्तर भारत के जोशीमठ से। ये न्यूज जो कि एक प्राकृतिक आपदा के बारे में बात कर रही है। ये न्यूज ये बता रही है कि देखिए, प्रकृति तो आपको बहुत कुछ देता है, लेकिन उसके बदले में आप प्रकृति को क्या वापस करते हैं। मानव जो कि सबसे स्वार्थी है, प्रकृति के ऊपर निर्भर तो है, लेकिन उसके लिए प्रकृति को वापस क्या कर रहा है। आज इन्हीं सारे मुद्दों के ऊपर हमारी चर्चा होगी। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ साझा कर दीजिएगा। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर दो इमेजेस नजर आ रही हैं। एक इमेजेस जो आपको नजर आ रही हैं ये जोशी मठ की है, जो कि 1890 की ली हुई ये इमेज है। और दूसरी इमेज जो आपको नजर आ रही है ये मई 2022 की इमेज नजर आ रही है। और इस इमेज को देखकर आप जब देख रहे होंगे तो आपको अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई होगी कि देखिए कितना जोशी मठ जो है वो 1890 से लेकर और 2022 तक विकास किया हुआ है ना। बहुत सुंदर सा, बहुत ही मनोरम दृश्य जो है वो आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एक प्राकृतिक आपदा जो कि इस सुंदरता के पीछे कहीं ना कहीं छुपी हुई है। अर्थात हर सुंदर दिखने वाली जो चीज है, जरूरी नहीं है कि उसके पीछे कोई दर्द ना हो। आज हम इसी जोशी मठ के दर्द को आपके सम्मुख जो है वो लेकर आए हैं और उम्मीद करेंगे कि इसको आप समझोगे। दोस्तों, उत्तराखंड के जोशीमठ में भू दशाओं की घटना यानी कि लैंडस्लाइड की घटना जो है वो बहुत तेज गति से बढ़ रही है, जिसके चलते वहां की स्थिति जो है वो लगातार बिगड़ते जा रही है। और धीरे धीरे जितने भी वार्ड थे वो सभी वार्डों में जो है ये भू दशाओं की घटनाएं देखने को मिल रही है। इसकी स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर हो गई है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी जो है वो लगातार जोशीमठ के टच में बना हुआ है। वो देख रहा है कि क्या हो रहा है और लगभग 70 परिवारों को जो है वहां से सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। ये जो लैंडस्लाइड यानी कि भू धसाव की जो घटना हो रही है, ये घटना दोस्तों भारत और तिब्बत सीमा की ओर जो है वो बढ़ रहा है। और एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि अगर इस भू धसाव की घटना को जल्दी से रोका नहीं जाएगा तो भारत और तिब्बत का जो सीमा है वो भी खतरे में आ सकता है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जोशीमठ कहाँ स्थित है, जोशीमठ में भू धसाव का मामला क्यों चर्चा में आया है, किन कारणों से भू धसाव हो रहा है, क्या भू धसाव को लेकर किसी भी प्रकार की पहले चेतावनी दी गई थी, आगे इसके खतरे का दायरा कितना बढ़ सकता है, इन्हीं सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। तो ये चर्चा करें इसके पहले दोस्तों हम बात करें, इस समय आप अनअकैडमी के यूपी पीएससी संकल्प पे जुड़े हैं और अनअकैडमी के यूपी के किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं या अनअकैडमी के किसी भी कोर्स पे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप अनूप 10 कोड के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आपको फी में डिस्काउंट और मेरा गाइडेंस जो है वो मिलता रहेगा। लेकिन इसके पहले हम आ जाते हैं इस मैप को देखते हैं। कहीं भी अगर हम यात्रा करें तो अगर उसके बारे में मैप की अगर जानकारी हो तो हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आपको ये उत्तराखंड यानी कि पहले का उत्तरांचल और अब का अगर हम बात करें तो उत्तराखंड का जो मैप है जिसको अगर आप देख रहे हैं तो जिसके उत्तर में आपको चाइना अर्थात तिब्बत नजर आ रहा होगा, पूरब में आपको नेपाल नजर आ रहा होगा, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश नजर आ रहा होगा। अब इसमें देखें तो हम जानते हैं जब भी हम उत्तराखंड का नाम लेते हैं दोस्तों तो हमारे मन में जो है वो आस्था या देवताओं का जो है वो कल्पना होना शुरू हो जाता है। और उत्तराखंड एक ऐसा स्थान है जहां हिंदू ही नहीं सिख धर्म के भी काफी सारे जो है वो तीर्थ स्थान हमें देखने को मिलते हैं। नॉर्मली अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ आपको जो तीर्थ स्थानों की अगर हम बात करें जिस पर आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो है जोशी मठ के बारे में हम बात करेंगे। और जोशी मठ जिसे कि गेटवे ऑफ हिमालय के नाम से जाना जाता है, जोशी मठ जिसको पहले ज्योतिर्मठ के नाम से जाना जाता था, यह आपके उत्तराखंड में एक जिला है दोस्तों, चमोली। इसी चमोली के एक नगर पालिका बोर्ड में है। अगर इसके बारे में अगर हम बात करें समुद्र तल से उसकी ऊंचाई के बारे में तो समुद्र तल से ये लगभग 1875 मीटर की ऊंचाई पर आपको देखने को मिलेगा। यानी कि फिट की बात करें तो 6150 फिट की ऊंचाई पर आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है ना। और कुल मिलाकर हम बात करें तो ये आपका जोशी मठ ही है जिससे कि आप बद्रीनाथ
कि जब रास्ते पर आप जाते हैं तो आपको इसी रास्ते से होकर जाना होता है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये जोशीमठ ही है जिससे कि आप बद्रीनाथ जैसे तीर्थ केंद्रों का प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन कुछ घटनाएं घटी होंगी दोस्तों, आपके स्क्रीन पर ये एक इमेज नजर आ रही होगी, जिस इमेज में आपको ये फर्श जो है वो फटे हुए नजर आ रहे हैं। ये फर्श जो इसलिए नहीं फटे हैं कि मिस्त्री ने काम गलत किया है, ये फर्श इसलिए फटे हैं क्योंकि प्रकृति के साथ मानव ने कुछ ऐसा काम किया है जिसके बदले में प्रकृति जब जो है वो अपना गुस्सा जो है वो मानव के ऊपर दिखा रही। अब ये जो जोशीमठ है इसके बारे में हम बात करें तो हम जाने कि इसका धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक बहुत ही ज़्यादा महत्व है। लेकिन इसके साथ-साथ ये जो आपका क्षेत्र दिख रहा है जोशीमठ, ये आपका अगर हम देखें दोस्तों, तो ये क्षेत्र आपका सामरिक दृष्टि से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना? सामरिक दृष्टि से यानी कि ये भारत और आप जान रहे हैं चाइना या तिब्बत का अगर हम बॉर्डर कहें, यानी कि यहाँ से अगर हम जोशीमठ से बॉर्डर के बारे में बात करें, तो ये दूरी मात्र 100 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये क्षेत्र और भी इम्पोर्टेंट इसलिए आपको देखने को मिलेगा उसके पीछे तो आप देखिए कि बहुत सारे तीर्थ स्थान आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि बद्रीनाथ आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, यानी कि इसके अलावा हेमकुंड साहब आपको देखने को मिल रहा है, या आपको वैली ऑफ फ्लावर्स आपको देखने को मिल रहा है, गोपेश्वर देखने को मिल रहा है, जोशीमठ है ना? ये सारे स्थान जो है, यानी कि ये जितने भी पवित्र स्थान है इनके लिए अगर आपको जाना है तो आपको इसी जोशीमठ से होकर जाना है। जैसे कि आपके स्क्रीन पर मैं आपको दिखा दूं, ये आपको आदि शंकराचार्य का जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप अगर बद्रीनाथ की यात्रा पे जा रहे हैं तो आपको इसी रास्ते से होकर जाना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप हेमकुंड साहब की यात्रा पे जा रहे हैं तो आपको इसी स्थान से जाना है। औली अगर जाना चाह रहे हैं तो इसी रास्ते से आपको जाना होगा, या फूलों की घाटी अगर आप जा रहे हैं तो आपको इसी रास्ते से होकर जाना होगा। लेकिन फिर प्रश्न ये उठता है कि जोशीमठ में ये जो अचानक भूधसाव हो रहा है वो क्यों हो रहा है? दोस्तों इस भूधसाव के बारे में बात करें तो ये कोई घटना अचानक होने वाली घटना नहीं है, बल्कि जोशीमठ लंबे अरसे से धंस रहा है और इस भूधसाव को लेकर स्थानीय लोगों ने जोशीमठ बचाओ आंदोलन भी चलाया था। कई संघर्ष समिति जो आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। 2006 की अगर हम बात करें दोस्तों, यानी कि आज से 16 साल पहले की बात करें, 17 साल पहले की अगर हम बात करें तो 2006 में एक वरिष्ठ भूस्खलन वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर स्वप्निप्ता चौधरी। इन्होंने जोशीमठ का जो है अध्ययन किया और एक रिपोर्ट दी, और इस रिपोर्ट को इन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग को यानी कि आपदा प्रबंधन विभाग को भेजा। और रिपोर्ट में क्या हुआ, उस रिपोर्ट पर क्या सरकार ने कुछ एक्शन लिया कि नहीं लिया, इसके बारे में कोई भी जानकारी जो है वो अभी तक नहीं आई। लेकिन फिर प्रश्न ये उठता है कि हाल फिलहाल में ये फिर से क्यों न्यूज में आ गया? दोस्तों हाल फिलहाल में इसलिए न्यूज में आया क्योंकि अभी 2-4 दिन के अंदर हमने ये देखा कि कुछ इमेजेस जो थी आपके इस जोशीमठ से जो है वो होकर आ रही हैं। और इस इमेज को अगर आप ध्यान से देखेंगे, आप इस इमेज को देख रहे हो जहां दरारें पड़ रही हैं, इस इमेज को अगर आप देख रहे हैं तो आपको भी यहाँ घर में दरारें नजर आएंगी, है ना? यानी कि ये जो इमेजेस दिख रही हैं, ये जो दरारें दिख रही हैं, ये दरारें जो हैं वो किस चीज के संकेत है? एक भय का संकेत है, भय का संकेत। यानी कि ये दरारें जो हैं वो पूरे जोशीमठ नगर में फैल गए हैं और बहुत तेजी से ये दरारें जो हैं वो बढ़ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये दरारें केवल बढ़ नहीं रहे हैं, ये दरारें केवल फैल नहीं रहे हैं, बल्कि अचानक इसी दरारों से अचानक मटमैला पानी का जो है वो रिसाव भी शुरू हो गया है। और दरार आने से कई सारे जो कॉलोनियां हैं, कई सारे पुस्ता जो है वो ढह गए हैं। ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो हमने कहा कि अगर आप बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं तो बद्रीनाथ की यात्रा करने के लिए आपको इसी जोशीमठ से जो है वो जाना होगा। यानी बद्रीनाथ हाईवे की अगर हम बात करें तो वहां भी हमने क्या देखा है कि कई सारे दरारें आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कई ऐसे मंदिर हैं, कई ऐसे आपके स्थान हैं जहां हमें दरारें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन फिर प्रश्न ये उठता है कि दरारें आ क्यों रही हैं? इस दरार के आने के कारण क्या है? तो दोस्तों आप अपने स्क्रीन पर ये देख रहे हैं, ये आपको जोशीमठ जो है वो किस प्रकार से जो है यहाँ आपको होटल्स नजर आ रहे हैं, बड़े-बड़े बिल्डिंग्स नजर आ रहे हैं। यानी कि ये जोशीमठ जो कि आपको हिमालय के गोद में नजर आएगा, कुमायूं हिमालयों का जो है ये एरिया है, ठीक है? और यहाँ आप जानते हैं जब हिमालय के बारे में आप बात करते हैं तो आप जानते हैं कि हिमालय जो है उसमें अभी भी अगर हम देखें तो उसमें भू विवर्तन की घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं। अभी भी हिमालय के बारे में अगर हम देखें तो उसमें हलचल जो है वो हमें देखने को मिलती है ना? और हिमालय के बारे में आप जानते हैं कि आप इसको ज्योग्राफी में नवीन वलित पर्वत के बारे में बात करते हैं, यानी कि न्यू फोल्डेड माउंटेन्स के बारे में आप बात कर रहे हैं। और अभी भी हम हिमालय के अंदर जो हलचल जो है उसका कहीं ना कहीं परिणाम हमें ये देखने को मिलता है। लेकिन इस भू धसाओं की वजह क्या है?
तो ये कहा जा रहा है कि ये जो जोशीमठ में जो भू-धसाव आपको देखने को मिल रहा है, इसका कारण क्या है कि बेतरीब तरीके से, है ना? यानी कि बिना किसी प्लान के जिस प्रकार से निर्माण हो रहा है और निर्माण होने के बाद जो जल की निकासी हो रही है, जल की निकासी जो है वो सही तरीके से नहीं हो रही है, यानी कि जल कहीं न कहीं जो है वो अंदर जो है आपके रिस रहा है, पानी का रिसाव हो रहा है, मिट्टी का कटाव हो रहा है। मानव जनित कारण से जो जल की जो धाराएँ हैं, उनके प्राकृतिक प्रवाहों को जो है वो रोका जा रहा है। इन सभी के कारण जो है इस प्रकार की घटनाएँ जो हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं। ठीक है ना? यानी कि जहाँ घर से जो भी आपका जल निकलता है, जो भी लोगों के घर है वहाँ से जो भी जल निकलता है वो नदियों में मिलने के बजाय जो है वो भूमि के अंदर जो है वो समा जा रहा है और समा जाने के कारण जो है हमें ये समस्या देखने को मिल रही है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो एक चीज़ आपको और भी जानना होगा। अगर आप इस मैप को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको ये उत्तराखंड में बहने वाली नदियाँ जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। है ना? आप देख रहे हैं ये हरिद्वार में तो यहाँ आपको समझ में तो आ गया है कि ये गंगा है। लेकिन इसके पहले अगर आप बात करेंगे तो गंगा जिस नदी से जो संगमों से बनी है जैसे कि अगर हम बात करें तो अलकनंदा से, अलकनंदा के अलावा अगर हम बात करें धौली गंगा और ये बाकी सारी जो नदियाँ हैं जो है इनके मिलने से ये जो निर्माण हुआ है तो आपको जो है ये जोशीमठ यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है कि हमने बात किया किसका धौली गंगा का और दूसरा हमने बात किया किसका अलकनंदा का। तो ये धौली गंगा और अलकनंदा नदियां जो हैं वो क्या कर रही हैं कि जो विष्णु प्रयाग का क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है इस विष्णु प्रयाग क्षेत्र में टो कटिंग का काम कर रही हैं। टो कटिंग यानी कि जो नीचे है वहां कटाव कर रही हैं और इसी कारण से हम क्या देख रहे हैं कि जोशीमठ में जो है वो भू धसाव की घटना जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है। इसके पहले हमने देखा था कुछ दिन पहले आपको जो है वो रैणी जो एक स्थान है आप अपने स्क्रीन पर देखिए रैणी गांव जो देखने को मिल रहा है। आप ये रैणी गांव देख रहे हैं ये आपदा से पहले का इमेज है और ये आपदा के बाद का इमेज है। तो यहाँ आपने देखा था कि ये जो रैणी गांव में जो आपदा आई थी और ये बहुत पुरानी नहीं है 2021 की आपदा है। इसके अलावा आपने बद्रीनाथ क्षेत्र में देखा तो बादल फटने की घटनाएं हुई थी। तो काफी सारे ऐसे आपकी भू धसाव की काफी सारी घटनाएं जो है ये बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर प्रश्न उठता है फिर से यही बात कि क्या ये अचानक घटना आई थी या इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई चेतावनी दिया गया था। दोस्तों इसके लिए हमें फिर से इतिहास के पन्नों को पलटना होगा और आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व चलना होगा। आज से 50 वर्ष पूर्व के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो आज से 50 साल पहले जो है जोशीमठ में भू धसाव की घटनाओं को लेकर जो है चेतावनी जारी कर दी गई थी। यानी कि ये कहा गया था कि जोशीमठ पहाड़ों में सदियों पुराने मलबा जो है वो उसी के ऊपर आपका जोशीमठ बना हुआ है और ये हिस्सा जो है इसके अंदर जो दरक है वो यानी कि इसके अंदर जो लैंडस्लाइड हो रहा है भूमि का जो धसाव हो रहा है ये हमेशा हो रहा है। उत्तराखंड आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का हिस्सा था बाद में ये उत्तराखंड बना। 1976 की बात करें दोस्तों तो एक कमेटी बनी थी जिस कमेटी को अगर हम बात करें तो इसके आयुक्त थे एसी मिश्रा जी। एसी मिश्रा जी ने जब ये आपका गढ़वाल के उस समय आयुक्त थे और इनकी अध्यक्षता में दोस्तों 18 सदस्यीय समिति का गठन हुआ था तो इन्होंने एक रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट में इन्होंने जोशीमठ के बारे में बताया था कि जोशीमठ जो है वो धीरे धीरे धंस रहा है। लेकिन भू धसाव रोकने के लिए जो सिफारिश की गई थी मिश्रा समिति के द्वारा उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं किया गया। मिश्रा समिति ने भूस्खलन और भू धसाव को रोकने के लिए जो है उन्होंने एक उपाय सुझाया था। उन्होंने कहा था कि देखिए अगर वहां किसी भी प्रकार का निर्माण हो रहा है तो वहां पौधे लगाए जा सकते हैं और पौधे लगा के जो स्थल की स्थिरता है जो उसके अंदर मूवमेंट है उसको रोका जा सकता है जिससे कि भूस्खलन की घटनाएं जो है वो ना हो। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी बातें की क्योंकि आप देख रहे हैं कि कई सारे निर्माण आपको देखने को मिलेंगे जैसे ये आपको निर्माण की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। बहुत अलग तरीके से जो है वो पहाड़ों को जो है वो काटा जा रहा है। ठीक है कई जगह आप देखेंगे खुदाई करके या बोल्डर्स को जो है जिस प्रकार से हटाया जा रहा है मतलब कि कोई एक प्लांट वे में जो है वो काम नहीं हो रहा है ना। और प्लांट वे में काम ना होने के कारण हम क्या देख रहे हैं कि जो चट्टाने हैं उनकी जो नींव है वो क्या हो रही है आपकी कमजोर हो रही है। कई जगह बोल्डर को हटाने के लिए जो है वो विस्फोट किया जा रहा है उसके चलते भी पहाड़ों के ऊपर जो है असर पड़ रहा है। तो इन्होंने कहा कि मिश्रा कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें कहा था कि देखो भैया वृक्षारोपण करो। वृक्षारोपण करोगे तो क्या होगा कि जो दरारें विकसित हुई हैं वो क्या हो जाएंगी सील हो जाएंगी और इस प्रकार की घटनाएं जो है वो नहीं होंगी। लेकिन फिर वही चीज हुआ कि इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अभी हाल फिलहाल की बात करें दोस्तों तो जून 2022 की अगर हम बात करें तो जून 2022 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने जो है वो जोशीमठ शहर का अध्ययन किया और इन्होंने जो एक आंकड़ा लाया वो आंकड़ा बहुत जो है वो चौंकाने वाला आंकड़ा था और ये आंकड़ा बार बार कह रहा था कि जोशीमठ शहर जो है वो अस्थिर है। इसके अलावा हम क्या देख रहे हैं दोस्तों कि जिस प्रकार से आधुनिकीकरण हो रहा है जिस प्रकार से शहरीकरण हो रहा है ये शहरीकरण भी कहीं ना कहीं आपका जो है जिम्मेदार है।
अभी जैसे हमने देखा कि हाल फिलहाल में केंद्र सरकार के द्वारा जो है वो 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना के बारे में बात की जा रही है, जिसमें आप देख रहे हैं कि पैकेज 1 जो है, जिसमें ऋषिकेश से लेकर प्रयाग तक 140 किलोमीटर नेशनल हाईवे 58 का निर्माण, पैकेज 2 में 160 किलोमीटर नेशनल हाईवे 58 यानी कि प्रयाग से लेकर माना विलेज तक, पैकेज 3 में जो है वो आप देख रहे हैं कि 144 किलोमीटर 94 नेशनल हाईवे पे ऋषिकेश से लेकर धरासू तक, पैकेज 4 में अगर देखेंगे तो 124 किलोमीटर नेशनल हाईवे नंबर 108 जो कि धरासू से लेकर गंगोत्री तक, पैकेज 5 में देखेंगे तो धरासू से लेकर यमुनोत्री तक, पैकेज 5 है जो कि आपका 95 किलोमीटर का नेशनल 94 बनने वाला है, नेशनल हाईवे 94। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 76 किलोमीटर का नेशनल हाईवे नंबर 109 पे जो है रुद्रप्रयाग से लेकर गौरीकुंड तक जो है पैकेज 6 दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 150 किलोमीटर का नेशनल हाईवे 125 किलोमीटर नेशनल हाईवे नंबर 125 जो है, जिसको पिथौरागढ़ से लेकर टनकपुर तक जो है ये पैकेज सेम दिख रहा है। तो आप देख रहे हैं तरह तरह के आपके धरासू हो गया, यमुनोत्री आपको देखने को मिल रहा है, गंगोत्री देखिए, केदारनाथ देखिए, रुद्रप्रयाग देखिए, ऋषिकेश देखिए, माना विलेज जो कि आपके बद्रीनाथ में है, पिथौरागढ़ है और टनकपुर है। अब इन जगह पे हम क्या देख रहे हैं कि आपका 4 धाम ऑल वेदर रोड और जल विद्युत परियोजना का निर्माण हो रहा है, लेकिन इनके निर्माण में किसी भी प्रकार के विशेषज्ञता का काम नहीं हो रहा है, जिसके चलते हम क्या देख रहे हैं कि जो आपके हिमालय के क्षेत्र है उसमें हम धीरे धीरे धंसाओं की घटना देखने को मिल रही है। सर्वेक्षण में एक बात यह भी पाया गया है कि जिस प्रकार से जोशी मठ के आसपास की आपको निर्माण के कार्य दिख रहे हैं, ये कार्य कहीं ना कहीं जो है वो क्या कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि शहरीकरण के कारण जो है वो हिमालय के ऊपर एक दबाव पड़ रहा है, और दबाव कहीं ना कहीं ये जो है वो हिमालय को के अंदर जो है वो लैंडस्लाइड की घटनाओं को बाढ़ रहा है। इसके अलावा हम देखें जब रैणी आपदा हुई थी, जिसके बारे में हमने बात किया था, आपकी स्क्रीन पर ये इमेज भी दिखाया था, तो रैणी आपदा के बाद जो है आपके जो भूगर्भीय हलचल की घटनाएं जो है इसके अंदर पहले की तुलना में बहुत ज्यादा जो है वो तेजी भी आ गई है। कुल मिलाकर लेकिन एक बात और भी कह रहे हैं, जो ये निर्माण के कार्य हो रहे हैं, जो कि ऑल वेदर जो ये रोड के निर्माण के कारण हो रहे हैं, का जो निर्माण हो रहा है उसमें मानकों का जो है वो ख्याल नहीं रखा गया है। चारधाम सड़क का निर्माण के बाद जो है इसमें किस प्रकार से बनाना है इस पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। इसके अलावा एक आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर दोस्तों, ये जल विद्युत परियोजना है जिसको कि हम विस्तुगाड़ जल विद्युत परियोजना के नाम से बात करते हैं, जो कि आपके अलकनंदा नदी के ऊपर जो है वो बनाया जा रहा है। और इस विष्णुगाड़ जल परियोजना के कारण भी हम क्या देख रहे हैं, जो कि आपकी अलकनंदा नदी दिख रही है, इसी के ऊपर जो है इसका निर्माण कर रहे हैं, और इससे भी कहा जा रहा है कि इस इलाकों को बहुत ज्यादा खतरा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से पहले से जो है संकेत दिए गए थे, अगर इस संकेत को नहीं माना गया तो वो दिन दूर नहीं कि विष्णु जोशीमठ जो है वो धीरे धीरे जो है वो धंसने लगेगा। और वैज्ञानिकों की टीम ने सुझाव दिया है कि कई जगहों पर काफी शक पत्थर है जिन्हें गलत तरीके से तोड़कर निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, भूस्खलन की घटनाएं जो है बढ़ रही हैं, लोगों के घर में दरारें आने लगी हैं, मलबा गलत तरीके से खुदाई होकर निकाला जा रहा है, पत्थर हटाने की प्रक्रिया जो है ये बहुत ही गलत तरीके से हो रही है, जिससे कि जोशीमठ के अस्तित्व को जो है वो खतरा है। अगर हम बात करें तो ये भी कहा जा रहा है कि ये खतरा जो है वो आपके बॉर्डर के क्षेत्र तक जो है वो पहुंच जाएगा, और बॉर्डर के क्षेत्र तक अगर पहुंचा तो भारत तिब्बत सीमा से, क्योंकि जोशीमठ की दूरी मात्र 100 किलोमीटर है, और ये भूदशाओं के क्षेत्र की अगर घटना हो तो सेना के क्षेत्र में जाने वाली जो सड़कें हैं वो भी घटने लगेंगी। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जो बटालियन जो यहाँ तैनात हैं उनको जो आप सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं वो भी बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। यानी कि हम बात करें तो भारत देश की सुरक्षा जो है उसके लिए भी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों आप लोगों के लिए न्यूज़, कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपने मित्रों के साथ जरूर जो है वो शेयर कर दीजिएगा। अ, दोस्तों आप लोगों के लिए अनअकैडमी ये ऑफर लेकर चल रहा है, इस ऑफर का आप लाभ उठाइए, और अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप अनूप 10 कोड के माध्यम से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये आर यारो का बैच मेरा बहुत जल्दी आ रहा है, इसमें भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ये टेस्ट सीरीज है इसका भी लाभ उठा सकते हैं। 6 मंथ्स का आर यारो का जो फी स्ट्रक्चर है वो है 1999। आप अनूप 10 कोड के माध्यम से अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपके फी में आपको डिस्काउंट मिलेगा। काफी सारे एडवांटेज हैं, इसका एडवांटेज का फायदा उठाइए, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।